हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। भाई इतिहास में हमने प्राचीन मध्यकालीन सारे इतिहास देख लिए हैं। आधुनिक भारत के इतिहास को देख रहे थे और बहुत आगे हम पहुंच गए हैं, क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता हमने स्टैब्लिश करवा दी है भारत पर। कैसे स्टैब्लिश हुई सत्ता, जिसके पिछले वीडियोस में हमने बंगाल को भी अंग्रेजों के राज्य में मिला दिया था। बंगाल के बाद मद्रास मिल गया है, मतलब मैसूर मिल गया है, और साथ ही मराठा भी मिल चुका था। और लास्ट वीडियो में हमने सिखों के साम्राज्य को भी अंग्रेजों के साथ मिला दिया। मतलब पूरे भारत पर लगभग 70% इलाके पर भारत का जो 70% इलाका उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है। तो भाई अंग्रेजों ने किस किस तरीके से सारी चीजें करी, ये तो डायरेक्टली इनको मिला लिया। अच्छा, और भी बहुत सारे कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने क्या किए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार से कोशिश करी है भारतीय साम्राज्य को अपने ब्रिटिश सत्ता के अधीन लाने की। तो कौन कौन से तरीके थे? एक तो यार ये सहायक संधियां कर लिया करते थे, ये बहुत ज्यादा अभी तक हमने सुना है सहायक संधि। तो अलग से ही वीडियो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या कि ब्रिटिश सरकार की क्या हुआ करती थी सहायक संधि की योजना। भाई योजना का मतलब ये है यहाँ पे कि यार कैसे सहायक संधि कर रहे थे अंग्रेज, और ये सहायक संधि का क्या मतलब होता था, कौन कौन से राज्यों ने सहायक संधि को कबूल किया और इस प्रकार से ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों के अधीन वो सत्ता चली गई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया सहायक संधि के बारे में। आपने नाम सुना होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का, नाम सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल सुना होगा, मेरे मुंह से ही सुना होगा, कई बार सुना होगा। 1793 उन्होंने स्थायी बंदोबस्त की बात करी थी। क्या की बात करी थी? स्थायी बंदोबस्त। हालांकि ये जो है ये बंदोबस्त ये भू राजस्व व्यवस्था का है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये कार्नवालिस जो है, कार्नवालिस कोड के लिए, स्थायी बंदोबस्त के लिए और बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। तो भैया कार्नवालिस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नवालिस जो है 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद इनका हो जाता है ट्रांसफर, वापस बुला लिया जाता है इनको। कहां पे? इंग्लैंड में। ठीक है, वापस जाने के बाद इनकी जगह कोई लेगा, वो ली किसने? सर जॉन सौर। सौर इनका नाम था, सौर हुआ करता था, वो सौर नहीं है, ठीक है चलो। तो 5 सालों का इनका कार्यकाल रहा भारत में। हालांकि ये व्यक्ति ठीक थे, हस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई। तो भैया जब इन्हें गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था, तो गवर्नर जनरल के पद पर होने से पहले ये कंपनी की जो वो परिषद हुआ करती थी ना, काउंसिल, सो उसका सदस्य भी रह चुका था। कौन? जॉन सौर। भैया इन्हें सारी जानकारी थी, पता था, सारी चीजें थी। तो राजस्व और व्यापार के क्षेत्र में भी ये कार्य कर चुके थे। कौन? जॉन सौर। अब भैया उनने कारवानिश के जो स्थायी बंदोबस्त है उसमें भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। उनका मतभेद केवल एक संबंध में था। कौन सा संबंध था कार्नवालिस से? ये था कि भैया इसको एटलीस्ट 10 साल का परीक्षण कर लेना था आपको। स्थायी बंदोबस्त जो लागू करवाई है, कि बंगाल बिहार वाले क्षेत्र में करवाई थी, सो ये जो व्यवस्था आपने भू राजस्व की स्टैब्लिश कराई, उसको पहले एटलीस्ट उसका परीक्षण तो कर लेते 10 सालों का। तो बस यही उनमें नोकझोंक थी, उसके अलावा तो उन्होंने सारा काम किया। तो बढ़िया, ठीक है, व्यक्ति ठीक है। जॉन सोर की हमें यहाँ पे बात करनी है। अब जॉन सोर का कैसे क्या यहाँ पे शासन है, चलिए देख लेते हैं। जॉन सोर ने हस्तक्षेप ना करने की, यानी अहस्तक्षेप की नीति, क्योंकि भैया 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट में बोल दिया था कि भैया आपको क्या करना है, देसी रियासतों से हस्तक्षेप की नीति का पालन करना है। तो भैया जॉन सोर ने हस्तक्षेप ना करने का निर्णय लिया, यानी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, और भारतीय राजाओं के प्रशासन पर बिना किसी हस्तक्षेप के उनको संचालित करने का पूरा मौका दिया कि भैया अपने हिसाब से करो, जैसा तुम्हें करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मराठाओं के विरुद्ध निजाम की सहायता करने से इनकार कर दिया। निजाम आए इनके पास, जॉन सोर के पास, उन्होंने कहा कि भैया मराठाओं से लड़ना है, आप हमारा सपोर्ट करो तो हमें फायदा होगा। उन्होंने कहा नहीं भैया, हमें किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें अपना 5 साल का कार्यकाल अच्छे से कर लेने दो, चलो। 97 में, मतलब 1797 में नवाब असफुद्दौला, असफुद्दौला जी हम बताएं आप कहां के थे, ये अवध के नवाब हुआ करते थे भैया, इन पे हम डिस्कस करेंगे। सो सौर ने उनके बेटे को उत्तराधिकार करी स्वीकार कर लिया। जब उन्हें पता चला कि वह एक्चुअल बेटा नहीं है इनका, निम्न जन्मना है और अयोग्य है, कौन? असफुद्दौला का बेटा, तो नवाब के पद से हटा के असफुद्दौला के भाई को ही नवाब बना दिया। यहां से कुछ समस्याएं आती हैं, अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। चलिए ठीक है, लॉर्ड वेलेजली की बात कर लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सहायक संधि को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों में बात करें तो अंग्रेजों में भी, ब्रिटिशर्स में, वैसे तो फ्रांस में भैया डुप्ले ये कारनामा कर चुके थे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हालांकि जब हमने फ्रांसीसियों वाली वीडियो पे डिस्कस किया था तो भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था उनके बारे में। चलिए, लॉर्ड बेलेजली, ये चित्र देख पा रहे होंगे, ये लॉर्ड बेलेजली का है। बेलेजली आएंगे जॉन सोर के बाद।
ठीक है, कब आएंगे? 1798 में। 1798 में जब वो भारत आए गवर्नर जनरल बन के, तो भैया उनकी एज बहुत बड़ी नहीं थी, 37 साल की थी, बस 37 साल, समझ रहे हो ना, बहुत कम एज होती है। सो भारत का गवर्नर जनरल 37 साल की, अब भैया युवा व्यक्ति कहलाता, युवा गर्मजोशी वाला व्यक्ति होता है। तो बस इसी हिसाब से इन्होंने काम किया, और गवर्नर जनरल नियुक्त होने के पहले भाई इंग्लैंड के कोष मतलब राजकोष की बात कर रहे हैं, और लॉर्ड भी बन चुका था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का आयुक्त भी रहा था। मतलब छोटी सी उम्र में बहुत काम कर लिए थे, घाट घाट का पानी पी चुके थे। ऐसे समय में भारत आया जब अंग्रेज पूरी दुनिया में क्या कर रहे थे? फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, और फ्रांस भैया शक्तिशाली तो था ही, क्या कर सकते। इस समय अंग्रेजों की नीति क्या थी कि अपने लाभों और साधनों की स्थिति को क्या करना है? मजबूत बनाना है, अपने लाभ की स्थिति को देखना है, और नए इलाके भी जीतना है। तो उससे क्या होगा? बड़े भारतीय शासकों को दुश्मन नहीं बनाना है, और बस शासन को, छोटे छोटे राज्य जो है उनको बस नए नए राज्य जीतते चले जाना, ताकि हमें लाभ हो। ठीक है, सो ऐसा हो तो नहीं सकता यार, छोटे छोटे राज्य बड़े राजाओं के संग मतलब संरक्षण में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नोकझोंक तो होना स्वाभाविक है। यही हुआ। बेलेजली का मानना था कि हस्तक्षेप अगर नहीं करते हैं तो इससे समस्या है। क्या समस्या है? कि अंग्रेजों के शत्रुओं को ही लाभ मिलेगा, अंग्रेजों को तो लाभ मिलेगा, तो इसलिए क्या कर दें? इसको त्याग दें। तो हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया किसने? बेलेजली ने। हस्तक्षेप की जगह हस्तक्षेप करने लगा बहुत जगह। हस्तक्षेप करने से क्या हो गया? कि हस्तक्षेप करने से साम्राज्य को विस्तार मिलेगा, तो साम्राज्य विस्तार की नीति को अपना दिया। इससे क्या होगा कि भैया फ्रांसीसी संकट का सामना करने को हम थोड़े से तो मजबूत होंगे, क्योंकि हमारा साम्राज्य बड़ा होगा, तो जो हमारे अधीन होगा उसकी सेना को हम यूज कर सकते हैं फ्रांसीसियों के खिलाफ। तो ये भी एक सोच थी किसकी? बेलेजली की। तो भैया इनने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, मतलब अपना लिया, और फैसला किया कि ये क्या करेंगे? सक्रिय तौर पे हस्तक्षेप करेंगे भारतीय राजाओं के क्षेत्र में। अब बस वो करना चालू किया, तो जितना संभव हो अधिक से अधिक भारतीय राज्य को क्या करेंगे? ब्रिटिश नियंत्रण में ले लेंगे। बस भैया उनकी साम्राज्यवाद नीति को ब्रिटिश सरकार और कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो तो ठीक है, उद्योगपति भी थे जो ब्रिटेन के, उनने भी समर्थन दिया कि भैया ठीक है, फ्रांस से लड़ाई चल रही है, कुछ तो फायदा होगा, किसी ना किसी काम तो आ जाएंगे, करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया औद्योगिक क्रांति का कारण भी क्या है? उद्योगपति कच्चा माल प्राप्त करते थे। इंग्लैंड में तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई ना, हमने पढ़ा है ना। तो भैया औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल चाहिए उद्योगों के लिए, और कच्चा माल कहां से आएगा? उन टेरिटरी से आएगा जो हमारे अधीन होगी। अगर अधीन नहीं होंगी तो पैसा देना पड़ेगा, अधीन होंगी तो हमें सस्ते मिल जाएंगे। तो औद्योगिक घराने के जो लोग थे उनका भी फुल सपोर्ट यहाँ पे था। ठीक है भैया, तो इन सारी चीजों से बेलेजली को थोड़ा सा मनोबल बढ़ा, और बस उनने क्या किया? युद्ध नीति में विश्वास किया कि भैया केवल लड़ो और जीतो, लड़ो और जीतो, जीतो और बस बढ़ाओ साम्राज्य। बहुत बढ़िया, यही उनका मुख्य उद्देश्य बन गया। अब कंपनी सबसे बड़ी शक्ति बननी चाहिए, और सभी भारतीय राज्यों को क्या करना है? कंपनी के अधीन कर लेना है, ऐसे करना है। ये किसकी स्थिति? बेलेजली की है। बेलेजली ये 4 है। बहुत बढ़िया। इसके लिए उसने सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई, बिल्कुल हमने बात करी ली है, और जितने हो सके उतने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अंदर लाना इसका काम हो गया। इसके लिए 3 उपाय सोचे उन्होंने। कौन कौन से 3 उपाय सोचे? सबसे पहली चीज तो थी कि सहायक संधि कर लेंगे। सहायक संधि जिसपे हमें डिस्कस करना है, बिल्कुल ये बहुत प्रमुख उपाय है। सहायक संधि मतलब सहायता करने के लिए संधि करेंगे। ठीक है। दूसरा, सीधा सीधा डायरेक्ट युद्ध कर लो, युद्ध करो और जीत जाओ और कब्जा कर लो उस क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, डायरेक्ट युद्ध। और अगर पहले से अधीन बनाए हुए कोई शासक हैं तो उनके इलाकों को हड़प लो। 3 ऑप्शन है। पहला क्या है कि पहले तो युद्ध कर लो, ठीक है, डायरेक्ट युद्ध करोगे तो क्या होगा? जीत जाओगे तो उनके क्षेत्रों को हड़प लो। बहुत बढ़िया। दूसरा यह है कि जिनसे युद्ध किया है, जो अपने अधीन है पहले से, उनके राज्यों को हड़प लो। जी अच्छा है। तीसरा क्या है कि अगर नहीं बन रही है, शक्तिशाली है, तो उससे संधि कर लो। तो इन तीनों उपायों से क्या है कि अपने साम्राज्य को तो विस्तारित कर पाएंगे ना हम, साम्राज्य बढ़ जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य। और अधीन कौन आ रहा? भारतीय राज्य आ रहे हैं उसके। ठीक है, तो 3 उपाय, जिसमें सबसे प्रमुख हमें जिस पे डिस्कस करना है वो सहायक संधि है, क्योंकि बाकी तो खुला युद्ध हम इसमें क्या ही डिस्कस करेंगे। खुला युद्ध कर लो, युद्ध करके जीत लो। इसमें युद्ध मतलब इसमें डिस्कस करने लायक कोई बात ही नहीं है। कारण पर जरूर हम डिस्कस कर सकते हैं, अगेन वो हम कर चुके हैं बंगाल के साथ भी, मराठा के साथ भी, मैसूर के साथ भी, सिक्कों के साथ। ठीक है। इसके अलावा जो जीते पहले से ही हमारे अधीन शासक हैं, उनके अधीन उन राज्यों को क्या करना? धीरे धीरे हड़पना चालू कर देना। तो वो चीज हड़प नीति में भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी।
ऐसे नहीं, मतलब ये अधीन वालों का, ठीक है। सहायक संधि हमें मोस्टली यहाँ पे देखनी है। तो चलिए बेलेजली के उद्देश्य में, बेलेजली ने भारतीय राज्यों को अधीन बनाने के लिए क्या किया, सबसे प्रमुख रूप से सहायक संधि वाली प्रणाली को जोर दिया। इसने क्या किया, वह कह रहा था कि मराठा प्रदेश, जो मराठा साम्राज्य है, मराठा प्रदेशों को भारतीय जनता पर महान अनुग्रह है, हमने जीत लिया ना मराठा क्षेत्रों को, अगर हमने जीत लिया है तो वो भारत के लोगों पे हमने बहुत दया का काम किया है। क्यों किया, क्योंकि मराठा परेशान करते थे, ऐसा वो सोच रहा था, ठीक है। अपनी नीति को न्याय और तर्क संगत बताता था, साथ ही साथ परिमित, परिमित मतलब बिल्कुल परिमिति के हिसाब से सोची समझी रणनीति, और शांत कहता था। यह मराठा राजनीति को निम्न और क्षुद्र बताता था, बिल्कुल निचली क्वालिटी की। अपनी राजनीति सही है, दूसरे की खराब है, बस यही बात है, ठीक है। चलो, बेलेजली के समय में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, और जिसमें मृत्यु हो गई थी किसकी, टीपू सुल्तान की, और इसके बाद मैसूर साम्राज्य को भी सहायक संधि करनी पड़ गई थी, ठीक है। भारत की कंपनी में सत्ता, जो है कंपनी की सत्ता, वो सर्वोच्च बनाने के लिए बेलेजली ने इस प्रणाली को, सहायक संधि प्रणाली को जोर शोर पर रखा और इसको प्राथमिकता दी, और इसी को सहायक संधि कहा जाता है। लेकिन ये दासता की स्वीकृति हुआ करती थी, इसको आप समझ लेना, नोट कर लेना। जो सहायक संधि है वो वास्तव में सहायता वाली संधि नहीं थी, वो दासता की संधि थी एक प्रकार से। जो भारतीय राजा थे वो दास बन के रह जाते थे, किसके, अंग्रेजों के। कैसे बन जाते थे, इसकी शर्तें जो थी सहायक संधि की, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे बन जाते थे दास, ठीक है। तो वास्तव में इसको क्या बोल सकते हैं हम, दासता की संधि बोल सकते हैं। किसी भारतीय शासक से धन लेकर, पैसे लेगा, ब्रिटिश सेना उसकी मदद के लिए दे दी जाती थी, ठीक है, दे दी जाती थी। लेकिन बेलेजली ने क्या किया, इस पुरानी नीति को एक निश्चित रूपरेखा दे दी। निश्चित रूपरेखा मतलब समय दे दिया, अभी तक क्या था कि हमेशा के लिए, अब समय दे दिया, इसे सहायक संधि का नाम दिया। इसका उपयोग कैसे करा, भारतीय राजाओं को कंपनी के अधीन बनाने के लिए करा। क्या करा, बेलेजली की सहायक संधि से भारत में अंग्रेजी जो सत्ता है उसकी श्रेष्ठता स्थापित हो गई, और नेपोलियन का जो डर था किसको, अंग्रेजों को, वो भी खत्म हो गया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में बहुत ज्यादा महती भूमिका निभाई। इसलिए पूछ लिया जाता है कि सहायक संधि किसने स्टार्ट करी थी, बेलेजली ने, ठीक है भैया। और भैया यहां पे अंग्रेजी क्षेत्र 3 गुना हो गया, कितना हो गया, 3 गुना पहले से, और कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन गई। बेलेजली भारत के जिस सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध रहा है, उसका अस्तित्व तो बेलेजली ने नहीं, बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। अगर हम बात करें तो वो धीरे धीरे बस विकसित होती चली गई। कैसे हुई है, राणा डे, राणा डे मतलब कौन, ये भारतीय इतिहासकार हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है, ठीक है। सो राणा डे, इनका मानना है कि सहायक संधि प्रणाली की स्थापना सबसे पहले शिवाजी ने करी थी। किसने करी थी, शिवाजी, मराठा संस्थापक ने। उनने क्या किया, चौथ और सर देशमुखी, ये 2 प्रकार के टैक्स लिया करते थे मराठा साम्राज्य वाले। सो ये टैक्स प्राप्त करके वह उस राज्य को संरक्षण प्रदान करते थे, जिससे ये टैक्स मिल जाता था। तो ये भी एक प्रकार से सहायक संधि थी। मुगल साम्राज्य के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह देसी राज्यों की एक दूसरे राज्यों से रक्षा कर सके। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर मराठाओं ने क्या करा, चौथ और सर देशमुखी ये कर वसूल करा, और जहां भी जागीरें थी जो उनको ये टैक्स दे रहे थे, उनसे संधि कर ली कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे बाकी के लोगों से। तो भैया इस प्रकार शिवाजी जो है, मराठाओं ने इस नीति को फिर बढ़ाते ही चले गए। शिवाजी के बाद तो शुरुआत तो शिवाजी ने करी थी, बहुत बढ़िया। कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वान और दूसरी चीज बोलते हैं, फ्रांस का जो गवर्नर था डुप्ले, वह पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने धन और भूमि, इन दोनों चीजों को प्राप्त करके अपनी सेना को क्या किया, भारतीय राजाओं को किराए पर देना चालू कर दिया। ये भी सहायक संधि का ही एक प्रकार था। तो डुप्ले ने, फ्रांसीसी या यूरोपियों में पहला व्यक्ति डुप्ले हो गया, और भारतीय व्यक्ति में शिवाजी की बात करें तो ठीक है। लेकिन क्लाइव, जो क्लाइव था ना, रॉबर्ट क्लाइव, जिससे प्लासी का युद्ध हो गया था, वहां से लेके बेलेजली, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, सभी गवर्नर जनरलों ने इस प्रणाली का उपयोग किसी ना किसी रूप में किया था। बस वो है कि इसका व्यापक बेलेजली ने रूप निकाल दिया। अल्फ्रेड लॉयल ये इतिहासकार हैं, इनके अनुसार कंपनी के जो भारतीय युद्धों में भाग लेने की स्थितियां हुआ करती थी वो 4 हुआ करती थी। अगर कोई कंपनी है वो भारत से युद्ध कर रही है तो 4 प्रकार की ही कंडीशन बन सकती है। इन 4 प्रकार के कंडीशन से ही युद्ध होगा, इसके अलावा कोई युद्ध नहीं होगा। पहली अवस्था क्या थी कि कंपनी भारतीय मित्र राजाओं को, जो भारत में उनके मित्र राजा हो गए कंपनी के, उनको युद्धों में सहायता देने के लिए अपनी सेना किराए पर देती थी। ये एक पहली कंडीशन थी, तभी अंग्रेज लड़ेंगे, नहीं तो क्यों लड़ेंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन
अच्छा, जो पहली सहायक संधि इस प्रकार की जो पहली कंडीशन थी वो कब हुई? 1765 में अवध से करी गई थी। अवध पे हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। सहायक संधि इन पे थोपी गई थी, बाद में उनको जबरदस्ती क्या किया गया था, डलहौजी के द्वारा मिला लिया गया था, तो अपन डिस्कस करेंगे। तो कंपनी ने एक निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। सो 1765 में अवध से सबसे पहली क्या हो गई थी? सहायक संधि हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को भी लखनऊ में रखने का प्रस्ताव मान लिया था। बहुत बढ़िया। दूसरी अवस्था में, वो पहली अवस्था हो गई जब कब किसी भारतीय राजा जो हमारा मित्र है उसकी रक्षा के लिए युद्ध में भाग लेना पड़ जाए किसको? अंग्रेजी सेना को, तो वो कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कंपनी खुद अपने मित्रों की सहायता से, अब मित्रों से, अभी पहले मित्रों की सहायता कर रहे हैं, अब मित्रों से सहायता ले रहे हैं ना, तो मित्रों की सहायता से युद्ध में भाग लेते हैं। तो ये दूसरी अवस्था हुआ करती थी। ये इसका फायदा क्या होता था? देखो मैं आपको बता दूं, अंग्रेज की तो महत्वाकांक्षाएं थी, दूसरे राज्य बेचारे परेशान रहते थे एक दूसरे से, तो अंग्रेजों का युद्ध दूसरे से हो रहा है तो उसका फायदा उठा जाते थे। वो जो कमजोर वर्ग है वो अंग्रेजों के पास चला जाता था, वो बोलता था भैया सहायता कर दो तो इससे हम आपको कुछ मुनाफा दे देंगे, और वो मुनाफा क्या होता था? संधि, वही सारी चीजें। चलिए ठीक है, तीसरी अवस्था में बात करें तो तीसरी अवस्था में भारतीय मित्रों ने सैनिकों के स्थान पर धन दे दिया। ठीक है, जिसकी सहायता से कंपनी ने अंग्रेजी अधिकारियों की देखरेख में पूरी सेना भर्ती कर दी और उन्हें प्रशिक्षित किया, साजो सामान की व्यवस्था कराई और पूरा तैयार कर दिया सेना को। ऐसे कब हुआ? 1798 में हैदराबाद की संधि जो हुई है, या हैदराबाद के साथ सहायक संधि हुई है, वो ऐसी संधि होती है हैदराबाद के निजाम के लिए। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। चलिए, संधि का विकास, धन के स्थान पर क्षेत्र की मांग, धन नहीं अब हमें क्षेत्र दे दो, इसका अंतिम और प्राकृतिक चरण हुआ करता था, चौथा चरण। देखो पहला चरण क्या हो रहा है कि दोस्ती यारी में अंग्रेजों ने मदद कर दी। ठीक है, अब यहां पे अंग्रेजों की मदद दोस्ती यारों ने कर दी, मतलब राजाओं ने कर दी। तीसरा है पैसे लेके क्या कर देना? पूरी सेना बना देना। चौथा यह है कि पैसे की जगह पे भूमि दे दो। तो ये चार प्रकार के कारण ही थे जो सहायक संधि या अंग्रेज युद्ध लड़ रहे हैं, इन्हीं कारण से, और कोई कारण नहीं। ठीक है, तो बस यही थी। इसमें कंपनी अपने मित्रों की सीमाओं की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेती थी और इसके लिए सहायक सेना उस क्षेत्र में रख दी जाती थी, जिसका खर्चा कौन उठा रहा है? अंग्रेजी उठा रहे हैं, क्योंकि वो क्षेत्र ही मिल गया तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन वो क्षेत्र अपने ही मान लेते थे, पर वो देते थोड़ी थे, क्योंकि भारतीय राजा समय से कई बार धन दे नहीं पाते थे। जो भी आर्थिक हमें पैसा लग रहा है, मतलब उनके रख रखाव के लिए जो भी हमारी संधि में बात हुई है कि इतना आर्थिक आपको व्यय करना पड़ेगा, वो आर्थिक व्यय अगर आप नहीं दे पा रहे हो अंग्रेजों को, तो ऐसा होता था, कई बार होता था, क्योंकि स्थितियां कई बार खराब हो जाती, नई राजस्व वसूली हुई, टैक्स नहीं है इतना, हमारे पास पैसा नहीं है, खजाने में पैसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। जब भी कभी भारतीय राजा इस आर्थिक टैक्स को या जो धन था उसको नहीं दे पाते थे तो बकाया धीरे धीरे बढ़ जाएगा, इस बार नहीं अगली बार दे देंगे, अगली बार नहीं अगली बार दे देना। तो इसलिए कंपनी की इन सेनाओं ने क्या करा? भरण पोषण के लिए धीरे धीरे पूर्ण प्रभु सत्ता युक्त प्रदेश की मांग करने लग गए। मतलब अंग्रेज कहने लग गए कि अब आप पैसा तो दे नहीं पा रहे, काम करो पूरा क्षेत्र दे दो, इस पे हम ही शासन करेंगे, इसी जगह पे जो भी टैक्स राजस्व होगा उससे हम अपना खर्चा चला लेंगे, सब हम कर लेंगे, आप कुछ मत करो। तो ये कुछ स्थितियां थी जो कहीं ना कहीं एक दूसरे प्रकार से सहायक संधि की ही बात थी। ठीक है, और यहां शासन बढ़ाने की बात थी। अब देखो भैया क्या हुआ कि सहायक संधि की शर्तें क्या क्या होती थी। वो तो कारण थे कि इन चार कारणों से ही सहायक संधि होगी या युद्ध होगा, अंग्रेज इन्वॉल्व होंगे किसी चीज में। अब अगर मान लो सहायक संधि कर रहे हैं कोई राजा या अंग्रेज राजाओं से कर रहे हैं, तो क्या होगी सहायक संधि की शर्तें? तो भैया सहायक संधि की प्रथा के अनुसार जो भी सही होगी, सहायक संधि मतलब दो लोग होंगे, एक ये व्यक्ति होगा, एक ये, इन दोनों के बीच में आपस में तालमेल के लिए, सहायता के लिए एक संधि करी जाएगी, इसको सहायक संधि कह रहे हैं। तो इसमें कम से कम दो पक्ष होंगे। अब एक पक्ष तो पक्का है कि इसमें कौन होगा? अंग्रेज होगा। कौन होंगे? अंग्रेज होंगे, ये एक पक्ष पक्का है। दूसरा पक्ष कौन होंगे? ये भारतीय राजा होंगे, और कोई नहीं होगा, भारतीय राजा होंगे। ठीक है, एक प्रकार से रियासतों के राजा होंगे, तो दो ही पक्ष हो रहे हैं। अब भैया इसमें क्या है कि भारतीय राज्य के शासक को अपने राज्य में, भैया ये भारतीय शासक है, ये अपने राज्य में है, तो किसका? भारत के राज्य का ये क्षेत्र है, लेकिन वो अपने राज्य में क्या करेगा? अपनी सेना की जगह एक नई सेना रखेगा, जिसको कहा जाएगा ब्रिटिश सेना। क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश सेना रखेगा, और उसका पूरा रख रखाव, तो उनका खाना पीना, घूमना फिरना, हर प्रकार से व्यवस्था, जो भी हथियार इत्यादि, इन सब की व्यवस्था जो कर रही है, उसमें जो खर्चा लगेगा उसको अनुदान बोलता है ना। सो वो अनुदान उसको देना पड़ेगा उस भारतीय राजा को। ये सबसे पहली शर्त हुआ करती थी सहायक संधि की, कि हम आपकी रक्षा के लिए एक सेना रख दे रहे हैं आपके यहाँ पे,
उसका खर्चा पानी जो भी है वो देते रहना, ठीक है। बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। छोटे छोटे जो राज्य होते थे ये तो बड़े राज्य हैं, उनके लिए सेना रख दी। अब छोटे छोटे राज्य हैं, तो छोटे छोटे राज्यों को सहायक सेना के व्यय के लिए क्या करना पड़ता था, नगद धन देना पड़ता था कि भैया पैसा दे दो, क्योंकि आप छोटे हो, कोई भरोसा नहीं है, कल को लौट पट जाओ तो क्या ही कर सकते, ठीक है। यद्यपि यह सब कहने की सार्वजनिक संधि के नाम पे किया जा रहा था कि भैया हम सार्वजनिक रूप से शांति करेंगे, हमें हर जगह शांति चाहिए, लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो आप आपस में, ऐसा वैसा कहने को हो रहा था। लेकिन ये अंदरूनी रूप से क्या है, अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपने ही साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। आप धीरे धीरे क्या है, भारतीय सेना ही खत्म कर दे रहे हो, तो भारतीय राजाओं को मान लो आपसे लड़ना हुआ तो कौन लड़ेगा आपके साथ, कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि सेना ही ब्रिटिश सेना है, तो ब्रिटिश सेना अपने राजा के खिलाफ थोड़ी रहेगी, वो तो आपके खिलाफ लड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में कभी ऐसा हुआ भी कि आपके ऊपर जातियां होने लग गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अंदर ही अंदर आप अपंग होते चले जा रहे हो, है ना। सो यही कंडीशन थी कि धीरे अंदर ही अंदर खोखला बना दिया गया इस ब्रिटिश सहायक संधि ने भारत के राजाओं को। चलिए देख लेते हैं आगे। इसको बोल तो आप सार्वजनिक शांति के लिए कर रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में यह क्या है, भारतीय शासक से कंपनी को खैरात दिलवाने का एक ढंग था, ठीक है, क्या ही कर सकते। कभी कभी कोई शासक बाहर से अनुदान नहीं दे पाता था, और नहीं दे पाने पर क्या है कि वो अपने राज्य का कुछ भाग ही अंग्रेजों को दे देता था कि लो भैया इस पे ही तुम शासन कर लो। तो धीरे धीरे ये भाग ज्यादा बढ़ने लग गया, तो अंग्रेजों को कब्जा बढ़ने लग गया। बहुत बढ़िया। सहायक संधि के अनुसार आमतौर पर सभी भारतीय शासकों को ब्रिटिश रेजिडेंट, ये एक पद हुआ करता था, जो रेजिडेंट हुआ करता था, अंग्रेजी व्यक्ति आपके दरबार में रहेगा, वो पूरी जानकारी जो है वो किसको देगा, अंग्रेजों को देगा। कहते तो ये थे कि बस वो रेजिडेंट देख रेख के लिए, किसकी, सेना की देख रेख और बाकी चीजों की, आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ये ब्रिटिश रेजिडेंट आगे चल के भारतीय राजाओं के मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए, और यही समस्या पैदा होना चालू हो गई। सो एक रेजिडेंट भी आपको रखना पड़ेगा जो विदेशी होगा, ब्रिटिश व्यक्ति होगा, विदेशी भी नहीं ब्रिटिश होगा, आपको अपने राज्य में रखना पड़ेगा, और वो क्या करेगा, आपको प्रशासन से संबंधित परामर्श भी देता रहेगा, ठीक है। लेकिन वो हस्तक्षेप करने लग गया, धीरे धीरे पूरी व्यवस्थाएं गड़बड़ करने लग गया। तो चलिए ठीक है। और क्या है, सहायक संधि करने वाले भारतीय राजाओं को विदेशी संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही है। मतलब एक प्रकार से अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सहायक संधि कर लेते हैं, तो सहायक संधि के अधीन अब आप ब्रिटिशर्स के अधीन है, आप और किसी नए व्यक्ति के साथ कुछ नहीं कर सकते। नए व्यक्ति के साथ का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर कोई और दूसरा विदेशी देश है तो उससे कोई संधि नहीं कर सकते, उससे कोई युद्ध नहीं कर सकते, या कुछ कर भी रहे हैं तो हमसे बिना पूछे तो आप कुछ नहीं कर सकते। किससे बिना पूछे, अंग्रेजों से बिना पूछे नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना वह किसी और यूरोपीय व्यक्ति से आप सहायता नहीं कर सकते, ना उसको सेवा में रख सकते हो, ना ही गवर्नर जनरल से सलाह किए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई बातचीत कर सकते हो, पत्राचार इत्यादि कुछ नहीं कर सकते, युद्ध संधि इत्यादि कुछ नहीं कर सकते। इसके बदले अंग्रेज उस शासक की हर प्रकार से, किसी भी प्रकार का शत्रु हो उससे रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेंगे, ये अंग्रेजी लोग, ठीक है, क्या ही कर सकते। यद्यपि कंपनी की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये कहने की बात थी, कर तो बबर रहे थे, लेकिन यह वादा ऐसा था जैसे संभवतः कभी भी पूरा नहीं किया गया। मतलब ये आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे, तो अब बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा भाई, है ना। हर प्रकार से ब्रिटिशर्स आपके अंदर पहुंच चुके हैं, आपको अंदरूनी रूप से कमजोर करते जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। दीमक है ये, क्या है, दीमक। और दीमक जैसे खोखला कर देता है ना, पूरी लकड़ी खा के या फिर फर्नीचर को खा के अंदर से खोखला कर देता है, वैसे ही ये अंग्रेज जो है ये भी दीमक की तरह भारतीय राज्यों को क्या कर रहे हैं, अंदर से खोखला करते चले जा रहे हैं। तो अब कुछ नहीं बचा है, ढह जाएगा पूरा साम्राज्य, और ऐसे ही होने वाला, ठीक है। कैसे क्रियान्वयन किया, ये तो शर्तें थी, अब इसको कैसे लागू किया। तो भैया बेलेजली ने सहायक संधि को सभी राज्यों पर लागू कर दिया। धीरे धीरे इसका आविष्कर्ता नहीं था, लेकिन किंतु इसे पूर्णता देने का एक बहुत बड़ा काम किसने किया, बेलेजली ने करा। साम्राज्यवादी साधन के रूप में इसका श्रेय किसको है, उसी को प्राप्त है कि साम्राज्यवाद बढ़ाने के लिए सहायक संधि का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है और सबसे अच्छे प्रकार से प्रयोग बेलेजली ने किया, ठीक है। बेलेजली ने विभिन्न राज्यों के साथ जो संधियां की थी सभी एक समान नहीं थी। आवश्यकता के अनुसार वो संधियों को, शर्तों को ऊपर नीचे कर देता था। जैसे क्या किया कि दौलत राव सिंधिया है, ये सिंधिया साम्राज्य ग्वालियर में जो चलता था, तो सिंधिया साम्राज्य में जो दौलत राव सिंधिया थे, उनके साथ जब संधि करी तो सहायक सेना को अपने राज्य में रखने के लिए दौलत राव सिंधिया तैयार नहीं थे।
अब नहीं थे तो भैया बेले जली ने मान ली, उसकी बात मान ली और उसको सहायक सेना को उसके राज्य से बाहर तैनात कर दिया, अंदर नहीं रहेगी, बाहर रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये शर्तों को चेंज अपने हिसाब से कर रहा था। चलिए ये हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो बेलेजली ने सबसे पहले जो सहायक संधि करी है वो हैदराबाद से करी, और ये हमेशा याद रखना सबसे पहली सहायक संधि कहां हुई है, हैदराबाद से हुई है 1798 में, ठीक है, हैदराबाद के निजाम के साथ। निजाम अंग्रेजों से गुस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर भी उसे मराठों पर विश्वास नहीं था, है ना। तो जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो तीसरे से करना ही पड़ेगा। गुस्सा तो है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ना चाहते हो ऑप्शन ही नहीं है। तो यही हुआ कि निजाम ने अंग्रेजों से ये संधि कर ली और सितंबर 1798 में सहायक संधि करते ही इस पर हस्ताक्षर करे। अब इसके अनुसार क्या था कि निजाम को अपने राज्य से सभी जो फ्रांसीसी सैनिक हैं, ये फ्रांसीसी सैनिकों को हटाना पड़ेगा। सबसे पहली शर्त तो यही थी। और इन फ्रांसीसी सैनिकों की जगह पे कौन को रखोगे आप, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को रखोगे स्थायी रूप से। निजाम ना चाहते वो भी इसको मानना पड़ा, बहुत बढ़िया। कंपनी की सेना का जो व्यय है उसका पैसा लगेगा साल भर का 24 लाख रुपए। कितना लगेगा, 24 लाख रुपए उस समय। वो देगा किसको, कंपनी को। और वचन दिया कि मराठाओं के साथ जब भी कभी कोई विवाद होता है, जब भी कभी कोई विवाद होगा तो उसको हल करने के लिए हमेशा से अंग्रेजों की बात मानेगा, अंग्रेजों की मध्यस्थता को स्वीकार करेगा। अब क्या कर सकते हैं, निजाम ने ऐसा कर लिया, अब जिंदगी में बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा, ठीक है। सो यदि मराठे कभी विवाद को हल करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, ऐसी कंडीशन में मान लो मराठाओं से आपका कोई विवाद चल रहा है, उसके लिए आप मीडिएटर किसको रखोगे, अंग्रेज मराठाओं के पास जाएंगे, वही सारी चर्चाएं करेंगे और वापस आएंगे कहां पे, किसके पास आएंगे, निजाम के पास आएंगे, और निजाम से क्या करेंगे, चर्चा करके बताएंगे। अगर मान लो मराठा नहीं मान रहे हमारी बात, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज निजाम को सुरक्षा प्रदान करेंगे। अगर लड़ाई की कंडीशन आती है तो हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, और यहां पे निजाम को अंग्रेज रेजिडेंट भी रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, क्या कर सकते हैं। 1800 के आसपास, 2 साल बाद, बेलेजली ने संधि में कुछ संशोधन कर दिए। क्या संशोधन करे कि सहायक सेनाओं के खर्च जो 24 लाख रुपए था ना, सो वो आपको देना था वार्षिक, उसकी जगह पे नगद पैसा अभी तक आप जो दे रहे थे उसकी जगह पे क्या कर देंगे, 1792 ईस्वी और 99 ईस्वी के बीच में, यानी कि लगभग इन 7 सालों में जो मैसूर से प्राप्त हुए हैं प्रदेश इनको, क्योंकि 92 और 97 के बीच में मैसूर को हराने में निजाम ने सपोर्ट करा था अंग्रेजों का, और जो भी क्षेत्र दे दिए गए थे दूसरे वाले तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो क्षेत्र किसको मिल गए थे, कर्नाटक, मतलब हैदराबाद के निजाम को मिल गए थे, तो वो क्षेत्र किसको दे देंगे, अंग्रेजों को दे दिए जाएंगे। अब वो अच्छी जगह थी भाई साहब, बहुत अच्छी जगह थी, क्यों, कृष्णा वाली क्षेत्र का वो उपजाऊ मैदान था, वहां के क्षेत्र इनको प्राप्त है, ठीक है, तो वो देने पड़े, क्या कर सकते हैं। इस प्रकार हैदराबाद अंग्रेजों का एक कैसा बन गया, अधीन राज्य बन गया। तो ये तो हैदराबाद की कहानी थी, कोई दिक्कत। चलो दूसरी कहानी देख लेते हैं तेजी में, मैसूर की। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद, 1799 में मई में, वैसे तो अप्रैल में स्टार्ट होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, और बेलेजली के समय ही चलता है। इसी युद्ध में क्या है, मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की, मई 4 1799 को, और उसके बाद फिर पूरा मैसूर साम्राज्य अंतर्गत किसके आ जाता है, अधीन आ जाता है ब्रिटिशर्स के। तो भैया यहां भी सहायक संधि होती है मैसूर के साथ। तो भैया तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कब हुआ था, 1792 से, कब हुआ था, 92 से 93 होता है मेरे ख्याल से, 1 साल का ही चलता है, बहुत लंबा नहीं चलता है ना। सो ठीक है, टीपू की शक्ति कमजोर हो गई थी, क्योंकि इस युद्ध में बहुत श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी थी, और बहुत सारा लगभग 1/3 क्षेत्र, 1/3 भी नहीं, मतलब 2/3 क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को देना पड़ गया था। अंग्रेज, मराठा, निजाम, इन तीनों ने आपस में इसको बांट लिया था, ठीक है। सो छीण हो गई थी शक्ति किसकी, टीपू सुल्तान की। लेकिन जो समय मिला उसको, 91-92 की बात है, 90-92 की जो भी बात है, इसी समय होता है। तो अब भैया ये 92 के बाद जो 99 में अब चौथा युद्ध होगा, आखिरी युद्ध होगा, तो 7 सालों में अपने आप को थोड़ा सा इन्हें रिकवर कर लिया था, किसने, टीपू सुल्तान ने। कई प्रदेशों पर अंग्रेज, मराठाओं, निजाम का अधिकार हो चुका था इस युद्ध के बाद, तीसरे वाले के बाद। बेलेजली ने टीपू को फ्रांसीसियों से साठगांठ करने का, क्योंकि यार देखो हमने बात कर ली है कि टीपू सुल्तान जो था उसने भैया स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया श्रीरंगपट्टनम में, है ना, और अपने को नागरिक टीपू कहने लग गया था। साथ ही साथ वो वहां पे, कहां पे, जो फ्रांस का मेन जो दल हुआ करता था, जैकोबिन्स क्लब हुआ करता था, उसकी सदस्यता भी ले ली। और ऐसा सुनने में आ रहा था कि फ्रांसीसियों से बहुत अच्छे व्यवहार है, हो सकता है नेपोलियन को भारत पर आक्रमण के लिए बुला ले।
तो ये बड़ी समस्या का विषय थी। तो अंग्रेज घबरा रहे थे, किससे घबरा रहे थे? टीपू सुल्तान से घबरा रहे थे। तो फ्रांसीसी सांठगांठ जो चल रही थी, मित्रता जो चल रही थी, उसको खत्म करने की बात चल रही थी। सो अंग्रेज इसको खतरा समझते थे, क्योंकि जिस दिन बेलेजली भारत पहुंचा था उस दिन टीपू के जो दूत थे वो मॉरिशस से क्या करके आए थे? एक फ्रांसीसी पोत और कुछ सैनिकों और फ्रांसीसी सहायता का वचन लेकर मैंगलोर पहुंच गए थे। कौन? टीपू के दूत गए थे फ्रांसीसी सहायता मांगने, मैंगलोर, मॉरिशस और सारी चीजें। तो उनको मदद का वादा कर दिया था फ्रांसीसियों ने। तो ये एक समस्या का विषय था। दूसरी ओर टीपू भी अंग्रेजों के साथ अपने आगे होने वाले युद्ध की बिल्कुल सोच चुका था कि एक और युद्ध तो होना ही है, पक्की बात है। सो वो बिल्कुल बैठा ही था तैयारी में। सो सेना का फ्रांसीसी अधिकारियों से सहयोग लेना यहां पे जरूरी हो गया था टीपू को। तो अब क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों के लिए गलत है कि फ्रांसीसियों से संबंध बना रहा है, टीपू के लिए जरूरी है कि अंग्रेज तो लड़ना है ही उनसे, तो फ्रांसीसियों से संबंध करना पड़ेगा। मराठा सपोर्ट कर नहीं रहे, निजाम सपोर्ट कर नहीं रहे, तो ये कि ऐसी स्थिति थी कि ना चाहते हुए भी फ्रांसीसियों से संबंध बना के उसको रखने पड़े, जो अंग्रेजों को गलत लगे और वो लड़ाई का कारण बने और फिर हार जाते हैं। वो सारी चीज हो ही गई थी। सो मैसूर फाइनली क्या होता है? फ्रांस के नेपोलियन से गठजोड़ की बात भी कर ली टीपू ने, और ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ बनाने के लिए क्या किया? अफगानिस्तान, अरब, तुर्की, यहां भी अपने क्या किए? दूत भेज दिए। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में बेलिजरी के नेतृत्व में, और मैसूर से सहायक संधि का प्रस्ताव बेलिजरी प्रस्तुत कर देता है। टीपू सुल्तान जो है सहायक संधि के लिए तैयार हुआ नहीं था, और इसीलिए उसने क्या करा? निजाम और मराठाओं के सहयोग से युद्ध करना चालू कर देता है। 1799 में मई में भैया उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद जबरदस्ती जो वाडियार वंश चल रहा था पहले ही मैसूर में, उसके एक छोटे शासक को बिठा दिया जाता है गद्दी पर, और उससे सहायक संधि करने पर मजबूर कर दिया जाता है। वही चीज हुई है। ठीक है, तो चलिए, टीपू ने अंग्रेजों के अपमानजनक संधि करने से इनकार कर दिया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते करते 4 मई 1799 को मृत्यु हो जाती है। टीपू का आधा राज्य अंग्रेज और उसके सहयोगी निजाम के बीच में बांट दिया जाता है, और शेष भाग उस हिंदू राजा जो उस समय वंश चल रहा था, हिंदू शासी वंश चल रहा था, बाडियार वंश, उनको वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो भैया नए राजा को मजबूर करके एक विशेष सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है, और अंग्रेजों ने मैसूर को कंपनी पर पूरी तरह से क्या कर दिया था? निर्भर कर दिया था। बेलेजली के इस कार्य की इंग्लैंड में सराहना होती है भैया, बहुत प्रसन्नता होती है इंग्लैंड में उसको, तो भैया नवाब मान के भेजा जाता है। चलिए अवध की और बात कर लेते हैं, लगे हाथ। अवध की शुरुआत तो सहायक संधि की बहुत पहले हो चुकी थी भैया। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो संधि करनी पड़ी थी वो एक प्रकार से सहायक संधि ही हुआ करती थी अवध की। तो देख लेते हैं, हालांकि इसको हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि डलहौजी ने जब इसको हड़प लिया था, जबरदस्ती हड़प अवध को, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। कब हुई थी ये? बक्सर के युद्ध के बाद। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें हार हो जाती है 3 सम्मिलित रूप से। बंगाल के नवाब कौन थे उस समय पे? कौन थे? मीर कासिम। ठीक है, इसके अलावा वो सहयोग लेते हैं अवध के नवाब, किससे लेते हैं? सुजाउद्दीन नाम रहता है इनका। क्या नाम रहता है? सुजाउद्दीन। और भैया जो मुगल बादशाह होते हैं, कौन? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। क्या नाम है इनका? शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध करा। जगह थी बक्सर, और इस बक्सर के युद्ध में हार हो जाती है, इन तीनों की जीत पहुंच जाते हैं अंग्रेज। तो इसके बाद में संधि होती है, जिसमें इलाहाबाद की संधि प्रमुख है। 1765 में ये संधि होती है ना। इसमें अवध पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हो चुका था। ठीक है, कार्नवालिस का नाम सुना होगा, हेस्टिंग्स का नाम सुना होगा। इसके बाद जॉन सोर आए थे, इनके समय में भी ये प्रभाव बना रहा था। कहां पे? अवध में। प्रभाव बना नहीं रहा, बल्कि वृद्धि हो गई इस प्रभाव में। नवाब पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अब आए भैया कौन? बेलेजली। तो उस समय अवध के नवाब ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, लेकिन बेलेजली ने क्या किया? उन पर कुशासन का आरोप लगाया। साथ ही साथ अफगानिस्तान के शासक जमान शाह से संभावित आक्रमण का बहाना बनाकर नवाब को 1801 में सहायक संधि करने पर बाध्य कर दिया। देखो क्या थी कहानी। कहानी कुछ ऐसी थी कि ये जो अवध था, अवध मुगल्स के साथ था, लेकिन जब वो अहमद शाह अब्दाली का नाम सुना है ना आपने? अहमद शाह अब्दाली ने जब पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किया था, तो अवध के नवाब ने सहायता किसकी करी थी? अहमद शाह अब्दाली की करी थी। ठीक है, फिर भैया यहाँ पे ये बंगाल के नवाब का सपोर्ट कर ही देते हैं बक्सर में, है ना। तो अंग्रेज भाप गए थे कि ये लोग जो हैं, अवध के जो शासक है, नवाब हैं, ये किसी के भरोसे लायक नहीं है,
कल को अब जब अहमद शाह अब्दाली के उत्तराधिकारी हुए, कौन हुए, यहाँ पे आपको नाम पता है, जमान शाह अब्दाली, है ना। सो जमान शाह अब्दाली का आक्रमण हो सकता था कहां पे, भारत पे। तो इनने कहा कि फिर से ये अफगानिस्तान का शासक है और इसका सपोर्ट कर सकता है। कौन कर सकता है, अवध का नवाब। तो बस यही मौका है। सो कुशासन और संभावित आक्रमण हो सकता है अफगानिस्तान का, इस बेसिस पर हुआ नहीं था आक्रमण, बस हो सकता है जिसमें आप सहायता कर सकते हो, ऐसा बहाना बनाकर क्या किया, जबरदस्ती 1801 में बेले जली ने संधि कर ली अवध के नवाब से। ठीक है भाई, संधि करने के लिए इसको जबरदस्ती बाध्य किया और नवाब के राज्य का आधा भाग, कम नहीं, आधा बहुत होता है भैया, जिसमें रोहिलखंड, दोआब ये और दक्षिणी भाग भी सम्मिलित थे, इसको क्या कर लिया, ले लिया। अब ले लिया तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अभी गुस्सा आएगी अवध के नवाब को, जो अब कुछ तूफानी होने वाला है, याद रखना। मराठाओं से भी भैया 3 युद्ध हुए, जैसा हमने डिस्कस कर लिया था। 3 युद्धों के बाद मराठाओं से भी ये सहायक संधि कर लेते हैं। तीसरे युद्ध के बाद मराठे अभी तक पूर्णतः स्वतंत्र थे, अभी तक मतलब पहले, ठीक है। इस समय मराठा साम्राज्य 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ हुआ करता था, जिसपे हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसमें कौन कौन थे, पूना में ये हेड होते थे, अध्यक्ष यही होते थे मराठा संघ के, पेशवा जिनको कहा जाता था। बड़ौदा में गायकवाड़ हुआ करता था, ग्वालियर के सिंधिया हुआ करते थे, इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले। ये 5 लोगों को मिलकर क्या कहा जाता था, मराठा संघ कहा जाता था। अध्यक्ष के रूप में पेशवा, जो पूना पे शासन करता था, वो पेशवा ही हेड हुआ करता था। पेशवा इस महासंघ का नाम मात्र प्रमुख हुआ करता था। नाम मात्र पहले तो था एक्चुअली, लेकिन बाद में नाम मात्र हो गया, क्योंकि यहाँ पे उत्तराधिकारी के रूप में अब ये लोग आपस में ही झगड़े करने लग गए ना यार, बाकी के 4 लोग, ठीक है। सो सरदार जो थे, सभी सरदार विदेशियों से जो खतरा हुआ कर रहा था उससे बेखबर होकर आपस में ही लड़ाई झगड़े कर रहे थे, कटमट रहे थे भाई। ये इकट्ठे रहते तो भी तो अभी तभी तो मराठा साम्राज्य बड़ा हुआ था ना, लेकिन फिर बाद में जो आपस में ही लड़ने लग गए तो क्या ही कर सकते, ठीक है। तो मराठाओं में अगर बात करें पेशवा की, तो बेले जली का उद्देश्य क्या था, सहायक संधि के द्वारा मराठाओं को भी अंग्रेजी नियंत्रण में ले ले। अवध पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद बेले जली ने बार बार पेशवा और सिंधिया के आगे सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। हालांकि ये करेंगे बाद में धीरे धीरे, लेकिन क्या करेंगे, नाना फडणवीस जो है इस जाल में नहीं फंसे। अब नहीं फंसे तो क्या कर सकते हैं। बाद में क्या हुआ, 25 अक्टूबर 1802 को जब दिवाली के दिन इंदौर के होलकरों ने पेशवा और सिंधिया की मिलीजुली सेना को हरा दिया। किसने हरा दिया, होलकर ने पेशवा और सिंधिया की सेना को हरा दिया। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये कायर शायद मतलब शासक था, पेशवा था, ये भागकर अंग्रेजों के पास पहुंच गया और इनने भैया 1802 में बैसिन की संधि के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अब जब पेशवा ने स्वीकार कर लिया तो अब क्या ही बचा है, अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया, बाकी के छुटपुट राज्य हैं करेंगे, ये भी करेंगे। कैसे करेंगे, इस संधि के द्वारा पूना में सहायक सेना तैनात कर दी गई, जो बेसिन की संधि हुई थी, और उसके व्यय के लिए पेशवा ने 26 लाख रुपए सालाना देने का स्वीकार कर दिया, ठीक है। अन्य शर्तों में पूना में ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, साथ ही साथ जो निजाम है हैदराबाद के, और जो गायकवाड़ है, गायकवाड़ कहाँ के हैं गायकवाड़, बड़ौदा के, ठीक है। सो इनके जो भी विवाद होंगे उसमें पेशवा क्या करेंगे, अंग्रेजों को मध्यस्थता के रूप में स्वीकार करेंगे और अन्य राज्यों से संबंध में अंग्रेजों का परामर्श स्वीकार करेंगे। मान लिया, क्या कर सकते हैं। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ तो बेसिन की संधि, यही थी वो बाजीराव द्वितीय वाली, इस संधि के कारण क्या हो गया, ये युद्ध हो गया। इस घड़ी में मराठे साझे शत्रु के खिलाफ इकट्ठे नहीं हो पाए और इनने क्या किया, सिंधिया ग्वालियर के, नागपुर के भोसले, इनने मिलके बेसिन की संधि का विरोध किया और अंग्रेजों से युद्ध करना चालू कर दिया। अब ये भी हारेंगे और ये हारेंगे तो ये भी सहायक संधि करेंगे, लेकिन युद्ध में दोनों पराजित हुए। भोसले ने 1803 में देवगांव की संधि करी और इसी संधि में सहायक संधि होती है, ठीक है। दौलतराव सिंधिया भी हार जाते हैं 1803 में और सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर लेते हैं। इस संधि के द्वारा ही सहायक संधि मान लेते हैं। तो भैया पेशवा हो गए, पेशवा के अलावा भोसले हो गए, भोसले के अलावा कौन बचे, सिंधिया हो गए। अभी बचे कौन कौन है, देखो गायकवाड़ तो हो गए थे, पहले ही मिल गए थे, ठीक है। सो गायकवाड़ भी हो चुके हैं, अब बचे हैं बस होलकर। तो होलकर भी बचे हैं, तो होलकर को खत्म करेंगे, खत्म। अब दोनों कंपनी के अधीन हो गए कौन कौन, पेशवा और सिंधिया, मतलब पेशवा तो पहले ही हो गए थे, भोसले और सिंधिया हो गए। उन्होंने अंग्रेजों को अपने राज्यों में महत्वपूर्ण प्रदेश दे दिए और अपने दरबारों में अंग्रेज रेजिडेंट भी रखना चालू कर दिया। अंग्रेजों की सहमति के बिना यूरोपियों की सेवा में कोई और व्यक्ति को रखने का
मना कर दिया कि भैया और अंग्रेजों के अलावा और कोई नहीं रखा जाएगा। उड़ीसा के समुद्र तट पर गंगा यमुना के दोआब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, पेशवा उनके हाथों की कठपुतली बन गया। अब क्या कर सकते हैं। होलकरों का क्या हुआ भैया, तो होलकरों का देख लेते हैं। बेलेजली ने इंदौर के होलकर पर भी अपना ध्यान केंद्रित करा कि भैया मराठा संघ में ये 3 तो अपने 4 बल्कि अपने सहयोग में आ चुके हैं, एक ही बचा है भैया इंदौर के होलकर, और ये अभी शक्तिशाली है क्योंकि इनने क्या किया, सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को हरा दिया। तो भैया मल्हार राव होलकर के बाद यशवंत राव होलकर उस समय शासक हुआ करते थे, अंग्रेजों के लिए काफी भारी साबित हुआ और अंत में ब्रिटिश सेना से ये लड़ते रहे। कौन, यशवंत राव होलकर। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी भी शेयर होल्डर को जब उनके पता चला कि भाई साहब यहां पे बड़ी समस्या हो रही है और ये लड़ाई महंगी पड़ रही है, सो दिक्कत हो रही है, इससे मुनाफा हमारा कम हो रहा है। कंपनी के कर्ज को 1797 में 170 लाख पौंड हुआ करता था, बढ़कर कितना हो गया, 310 लाख पौंड हो गया कंपनी का खर्चा। हालांकि हमें ये नहीं समझ में आता कि ये कंपनी ऐसा किया क्यों किया भाई ऐसा। आपको तो पैसा, अभी तो कंपनी पहले घर से लेके आ रही थी, अब तो आपको मिलने लग गया और घर दे भी रहे हो, तो भी कैसे लॉस में आ रही है। पता नहीं क्या ये खा रहे होंगे ये पैसे, छोड़ो क्या है। इसके अलावा ब्रिटेन के वित्तीय साधन ऐसे समय में खत्म हो रहे थे जब नेपोलियन यूरोप में क्या कर रहा था, बहुत बड़ा शासक बन गया था, खतरा बन गया था एक प्रकार से। तो ब्रिटिश राजनेताओं और कंपनी के डायरेक्टरों ने क्या किया कि अब आगे प्रसार रोक देना, फिजूल खर्ची बंद कर देना, ये भारत कि ब्रिटेन की उपलब्धियों को, मतलब भारत में ब्रिटेन को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत बनने का समय आ गया है। ऐसा करना हमें पड़ेगा ताकि हमारे खर्चे ना हो, क्योंकि खर्चा इसलिए हो रहे थे कि आप यूरोप में भी लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। सो इसलिए वेलेजली को भारत में भारत से वापस बुला लिया गया इस समय पे। अब भैया ये समस्या का विषय हो गया। क्यों समस्या का विषय हो गया, कंपनी ने 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होलकरों के साथ सहायक संधि नहीं कर पाए, शांति संधि अपनानी पड़ी, शांति कर ली, ठीक है, और वापस लौटा दिए उसके भाग जो जीते थे। अन्य राज्यों के प्रति अगर बात करें वेलेजली की संधि की, तो कर्नाटक के युद्ध जो फ्रांसीसियों में हुए थे, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, शुरुआत हमने वहीं से करी थी। सो कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों की सहायता किसने करी, मोहम्मद अली, तो उसको अर्काट का नवाब बनाया था। मोहम्मद अली का पुत्र उमदतुल उमरा इसका नाम हुआ करता था। इसके काल में भी कर्नाटक पर अंग्रेजों का नियंत्रण बना रहा और इस समय साम्राज्यवादी वेलेजली कर्नाटक राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाह रहा था। इसके लिए उसने एक बहाना ढूंढ लिया। क्या बहाना ढूंढा, टीपू की पराजय जैसी हुई उसके बाद अंग्रेजों को श्रीरंगपट्टनम से पत्र मिले और पता चला कि जो उमरा है वो टीपू से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। अब यही तो मौका था, क्या चाहिए, बस बात खत्म। 1801 में उमरा की मृत्यु जैसे ही हुई उसके बाद वेलेजली ने उसके बेटे को बाध्य कर दिया, जबरदस्ती कर दी और पेंशन लेकर अपना राज्य कंपनी को सौंप देने को बाध्य कर दिया। मान लिया, क्या कर सकते हैं। मैसूर से मालाबार तक सारे क्षेत्र छीन लिए गए अंग्रेजों के द्वारा और कर्नाटक में भी कर्नाटक वाले क्षेत्रों को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई जो 1947 तक चलती रही, आजादी के बाद तक। अभी मद्रास प्रेसिडेंसी अलग हो चुकी है, अब भैया वो तमिलनाडु राज्य बन चुका है, ठीक है। चलो तंजौर की बात कर ले, तंजावुर। तो तंजावुर में जो मैसूर के दक्षिण में उस समय स्टैब्लिश राज्य हुआ करता था, मराठाओं के अधीन ये शासन हुआ करता था और इनसे अंग्रेजों से मित्रतापूर्ण यहां पे संबंध हुआ करते थे। लेकिन 1799 में वेलेजली ने क्या किया, तंजौर के जो मराठा शासक थे साफोजी उनको बोला जाता है, उनसे भी एक संधि करी, जबरदस्ती उनको विवश करा, कर ली। संधि के अनुसार साफोजी ने पेंशन के बदले राज्य का शासन कंपनी को दे दिया, बात ही खत्म। सूरत के नवाब जो थे 1759 में अंग्रेजों की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली थी और यहां पर द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन मतलब चलेगी अंग्रेजों की, शासक कौन होगा, भारतीय, बात खत्म। 1799 में नवाब की जैसी मृत्यु होती है तो फिर वेलेजली ने उत्तराधिकारी जो था नवाब का उससे धन की मांग की और अपनी सेना भंग करने को कहा। अंत में अगले वर्ष मतलब 1800 ईस्वी में वेलेजली ने नवाब को हटाकर सूरत राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, बात ही खत्म। इन राज्यों के अलावा वेलेजली ने फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के नवाब को, राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, भरतपुर, ये सारे राजपूत राज्य हुआ करते थे, इन राजाओं को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया और यह भी सहायक संधि का एक रूप हुआ करता था। इन राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने के बदले धन की मांग की गई थी और इनको सहायक सेना रखने के लिए कहा गया था।
सहायक संधि की अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे क्षेत्रों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्टैब्लिश कर दिया सहायक संधि ने। तो बेलीजली ने सहायक संधि के माध्यम से भारत में अंग्रेजी राज्य को एक साम्राज्य में, अंग्रेजी राज्य था जो साम्राज्य में, इसको बदल के रख दिया और कंपनी भारत की सर्वोच्च शक्ति बन गई। भारत में सबसे बड़ी शक्ति कंपनी हो गई। दूसरी ओर इसने भारतीय राजाओं को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कराई और अंग्रेजों की कृपा पर निर्भर बना दिया। क्या क्या लाभ हुए कंपनी को इससे, चलिए देख लेते हैं। सहायक संधि कंपनी के लिए बहुत लाभकारी हो गई। क्यों लाभकारी हो गई? क्योंकि भारतीय राज्यों के व्यय पर एक बहुत बड़ी सेना रखना पड़ती थी। मतलब अभी तो खुद का व्यय लग रहा था, अब कंपनी को फ्री में अपनी सेना एस्टैब्लिश करने का काम हो गया एक प्रकार से, क्योंकि उसका खर्चा कौन दे रहा है? दूसरे राज्य के राजा दे रहा है। तो भैया एक बहुत बड़ी सेना मिल गई और साथ ही साथ शांति भंग किए बिना भारत सरकार पर बिना किसी बोझ के किसी भी भारतीय राजा के विरुद्ध इसको प्रयोग किया जा सकता था। बहुत अच्छी बात है। कंपनी अपनी सुरक्षा प्राप्त, सहयोगी की रक्षा और विदेशी से संबंध के मामलों में पूरा नियंत्रण खुद रखती थी। ब्रिटिश रेजिडेंट बता देता था तो कंपनी के पास पूरा नियंत्रण था और उसकी जमीन पर, मतलब कौन सी जमीन पर? उसी राजा की जमीन पर एक शक्तिशाली सेना रखती थी, इसलिए वह जब चाहे उस राजा को इधर का उधर करती थी। मतलब अयोग्य मान सकती थी या फिर कुशासन का आरोप लगा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी और राजे को हटा सकती थी। इसके अलावा अगर बात करें तो सहायक संधि जो प्रथा थी, क्या प्रथा थी कि एक ब्रिटिश लेखक के शब्दों में बात करें तो अपने सहयोगियों को बकरों की तरह तब तक खिला पिलाकर मोटा किया जाता था जब तक जिवह करने के काबिल ना हो जाए। ठीक है, सो ये एक बेसिक प्रथा हो गई थी सहायक संधि, जिसमें भैया आराम से जब उन्हें लगता था तब निकाल देते थे किसको? सहायक संधि के द्वारा राजा महाराजाओं को। चलिए ठीक है। कंपनी का संरक्षण मिलने के कारण भारतीय राज्य कैसे हो गए थे? खोखले हो गए थे अंदर से, क्योंकि उनकी खुद की सेना नहीं थी, कुछ नहीं था, खुद के वो फैसले नहीं ले सकते थे। हमने बताया ना कि दीमक की तरह चाट के रख दिया किसने? अंग्रेजों ने, सहायक संधि ने। क्यों? क्योंकि कुछ बचा ही नहीं अंग्रेजों मतलब भारतीय राजाओं के पास। तो चलिए और देख लेते हैं। इसमें आपस में कोई संघ भी नहीं बना पाए, क्योंकि संधि की बात कर ली थी कि मित्र हमारा मित्र, आपका मित्र, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, आपका दुश्मन। किसी दूसरे व्यक्ति से संधि, मित्रता, युद्ध इत्यादि करने से पहले आपको हमसे पूछना होगा और आप गुप्त संधियां नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं बचा, क्या कर सकते हैं? ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। विदेशी संबंध भी अंग्रेजों के अधीन हो गए और आपसी विवादों में मध्यस्थता भी अंग्रेजों की हो गई। कंपनी फ्रांसीसी भय से मुक्त हो गई, क्योंकि और बचा ही नहीं ना, सारे फ्रांसीसी लोगों को हटा दिया, अब अपने हिसाब से सारा काम हो रहा है। ठीक है, सो ये डर भी खत्म हो गया। अंग्रेज रेजिडेंटों ने अपना प्रभाव बढ़ाकर धीरे 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 आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। भारतीय राज्यों की राजधानियों में कंपनी ने क्या करा? सेना को रखा, क्योंकि राजधानी पर ही कब्जा करना प्रमुख होता था। सो बस इसके स्थान पर कंपनी का नियंत्रण धीरे धीरे होना चालू हो गया। ठीक है, और साम्राज्य इनका विस्तृत होता चला गया। कंपनी को न्यायिक सेवा के एक युवक अधिकारी जो हुआ कर रहे थे, हेनरी रॉवल्ला, इन्होंने 1806 में एक चीज लिखी है इस सहायक संधि के तौर पे। इन्हें लिखा है कि भारत में मौजूद हर अंग्रेज गर्व से भरा और अकड़ा हुआ है, वह अपने को एक विजित जनता का विजेता मानता है और अपने नीचे हर व्यक्ति को कुछ श्रेष्ठता की भावना के साथ देखता है। अपने नीचे श्रेष्ठता नहीं, नीचता की भावना के साथ देखता है कि यार ये तो नीचे वाला व्यक्ति। चलिए कोई बात नहीं। सो ये हो गए लाभ। अब हानियां जो भारतीय राज्यों को हुई, वो क्या क्या हानियां हुई देख लेते हैं। सहायक संधि भारतीय राज्यों के लिए हानिकारक हर प्रकार से थी। कैसे हर प्रकार से थी? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करना ही सबसे बड़ी हानि थी। क्यों? क्योंकि वह अपनी स्वाधीनता गवा देता था। कौन? अपनी स्वतंत्रता राजा गवा दे रहा है तो क्या ही बचा है। ठीक है, अपनी आत्मरक्षा, कूटनीतिक संबंध, विदेशी विशेषज्ञ मामले जो भी हो रहे हैं, साथ ही साथ पड़ोसियों के साथ अपने झगड़े सुलझाने के लिए भी अंग्रेजों का ही सहायता यहां पे लेना पड़ता था। भारतीय शासक कहने को तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाहरी मामलों में सारी प्रभुसत्ता जो है, उसकी स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो चुकी थी। टॉमस रो का तो नाम आपने सुना ही होगा। उनके अनुसार राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र और वह सब जो किसी देश की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी होता है वो बेच कर रख दिया। क्या कर सकते हैं? इसके अलावा और बात करें तो भारतीय राज्य ब्रिटिश रेजिडेंटों के अधीन हो गई, वही सारे मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए। मतलब राजस्व तो छोड़ो, आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। इसके अलावा इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य अंदर से क्या हो गया? खोखला हो गया। क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य मनमाने ढंग से तय किए गए राज्य, मतलब
राज्य भी अपने मनमाने से और उनकी शर्तें भी मनमाने ढंग से शुरू की गई। ठीक है, अनुदान की मांग को धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता था, जो चुका नहीं पाते थे राज्य तो उनकी जगह पे प्रदेशों को देना पड़ जाता था। धन के बदले प्रदेश मांगा जाता था और वह बहुत अधिक होता था। क्या कर सकते हैं, उन सरकारों को पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता था जिनकी रक्षा का भय अंग्रेजों को होता था कि भैया ये ऐसे ऐसे हो सकते हैं जो कल को हमारे लिए खतरा बने, तो उनको खत्म ही कर दो, बात ही खत्म। ठीक है, सहायक संधि के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं, यार ये तो डबल है, मुझे लग रहा मजा नहीं आ रहा, छोड़ो। ठीक है, बेलेजली ने भारत के आगमन के समय ही फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों को अच्छा, ये समाधान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रांसीसी आक्रमण का जो भय हो रहा था उसका कैसे समाधान निकाला इस सहायक संधि ने। तो बेलेजली ने जैसे ही वो आया था तब तक तो भारतीय और फ्रांसीसियों में, वैसे दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का अच्छा खासा संबंध हुआ कर रहा था, तो इस चीज को पहले ही खत्म कर दिया था कर्नाटक युद्ध के द्वारा पहले ही, लेकिन फिर भी जो बची कुची शक्ति थी वो छुटपुट राजे रजवाड़ों के साथ दोस्ती के साथ चल रहा था। तो नेपोलियन मिस्र और सीरिया को जीतकर भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था, तो अंग्रेजों के लिए ये समस्या का विषय है। फ्रांसीसी संकट का सामना करने के लिए बेलेजली ने कुछ कुछ कदम उठाए। क्या कदम उठाए, ऐसा अनुभव किया कि नेपोलियन के प्रभाव से बचने के लिए वह भारतीय राजाओं के बीच क्या करे, मध्यस्थता करे और उनसे दोस्ती कर ले, ताकि फ्रांस की सेनाओं से दोस्ती वो राज्य ना कर पाए, तो हमसे दोस्ती रहेगी तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा। इस आशय से उसने सभी भारतीय राज्यों को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और राजा ही निरस्त्र हो गए। एक प्रकार से निरस्त्र मतलब उनके पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हमारी सेना ही है, अंग्रेजी सेना ही आपके पास रख रही है, तो वो आपका तो कुछ खुद की सेना बची नहीं है। तो ये एक बहुत प्रकार से फ्रांसीसियों को अपने राज्य से निकाल देने का भी उन्होंने बोला, निकाल दिया। इससे अंग्रेज बिना धन व्यय किए एक बहुत बड़ी सेना रखने चालू कर दी। ठीक है, अंग्रेजों से युद्ध कोष के लिए धन एकत्र किया, युद्ध के लिए। ठीक है, और 1,20,000 पौंड से भी ज्यादा धन एकत्र करके इनने इंग्लैंड भेज दिया। इसके अलावा 1799 में मेहंदी अली खां एक दूत है, इसको ईरान के शाह के दरबार में भेजा। 1800 में अन्य दूत जॉन मालकम ये बहुत से बहुमूल्य उपहार लेकर तेहरान फारस पहुंचा, जिसमें फारस में फ्रांसीसी और रूसी प्रभावों को रोका जा सके। तो मतलब अंग्रेज हर प्रकार से रणनीति बना रहे हैं ताकि फ्रांसीसी भारत ना आ जाए या नेपोलियन की सेना भारत ना आ जाए, ये सारे काम कर रहे हैं। बेलेजली ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया क्योंकि सहायक संधि को प्रभावी रूप से लागू इसने करा। सो फ्रांसीसी नावक अड्डे मॉरिस, जो नाविक अड्डे थे फ्रांसीसी मॉरिसस पर, बेलेजली ने उन पर आक्रमण करा और आक्रमण करने की योजना बना ली, लेकिन वो हो नहीं पाई पूरी, है ना। सो जहाजी बेड़े ने एडमिरल रेनियल ने लंदन में स्पष्ट आदेश के बिना ऐसा करने का इनकार कर दिया और वो मना हो गया, हो नहीं पाया था, हालांकि ऐसा सोचा था। उसकी सरकार ने वापस बुला लिया, बेलेजली तेज चलने लग गया था तो वापस पहुंच गया। ठीक है, अब इसके अलावा नेपोलियन के विस्तार को रोकने के लिए बेलेजली ने 1800 ईस्वी में भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी जनरल बेयर्ड के नेतृत्व में मिस्र में भेजी, लेकिन सेना पहुंचने से पहले ही फ्रांसीसियों ने वहां पे हथियार डाल दिए, जिसके कारण 1802 में इस सेना को वापस बुला लिया। तो कोशिश बहुत अच्छी तरीके से करी गई थी। इस प्रकार अगर हम लॉर्ड बेलेजली की बात करें, उनका मूल्यांकन करें, तो क्या है कि लॉर्ड बेलेजली अच्छा निर्माता माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाया, भारत में बिल्कुल फैलाया सहायक संधि के द्वारा। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत को लाना था, और इसके लिए उसने बहुत सारे कूटनीति का प्रयोग किया, युद्ध भी करे और अलग उपाय भी जो है वो सोचे कि ये, हालांकि सहायक संधि को प्रमुख रूप से अपनाया। सहायक संधि प्रणाली के द्वारा उसने निजाम, मराठे, कर्नाटक, तंजौर, फर्रुखाबाद, इन सारी जगहों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया, और युद्ध के द्वारा उसने मैसूर के टीपू सुल्तान को नष्ट कर दिया, पेशवाओं का अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया, सिंधिया और भोंसले के विरोध में उसने युद्ध को अपनाया और उनको नष्ट कर दिया। ठीक है, और सहायक संधि करने पर बाध्य कर दिया। होलकरों को कुचलने में सफलता लगभग प्राप्त कर ली थी, लेकिन त्यागपत्र के कारण उसको वापस बुला लिया गया, त्यागपत्र देना पड़ा, तो ये नहीं हो पाया, लेकिन हाँ ठीक है। सिडनी ओवेल, ये सिडनी ओवेल बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इनके अनुसार बेलेजली ने भारत में एक राज्य को, भारत का एक साम्राज्य बना दिया, मतलब अंग्रेजी राज्य को साम्राज्य में तब्दील कर दिया, और बंगाल का शेर बेलेजली को कहा जाता था, वो खुद को बंगाल का शेर कहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के स्थान पर क्या बना दिया? एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बना के रख दिया। इसी के साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे अपन मूल्यांकन ज्यादा बात कर रहे हैं। फाइनली बहुत अच्छा था। क्या हुआ? कंपनी भारतीय शक्तियों में से एक थी, है ना, और फिर
कंपनी समस्त भारत में सबसे शक्तिशाली बन गई। शुरुआत से अंत की बात यही है कुल मिला के, ठीक है। सो 801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सृजन कर दिया, और तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन सी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और बंबई तो बनी चुकी थी, है ना, बंबई, तो ये तीन प्रेसिडेंसी क्षेत्र हो गए 1801 के साथ, ठीक है। और प्रेसिडेंसियों के मध्य स्थल मार्ग से संबंध स्थापित हुआ। सारा साम्राज्य निर्माण लॉर्ड बेलेजली ने बहुत सारे सुधार भी करे, और विजित क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार किए, न्याय विभाग में सुधार किए, बहुत सारी चीजें करी। कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए, और प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी, ठीक है। ये अलग अलग काम उसने अलग क्षेत्र में भी करे। देखो, साम्राज्य स्थापित करना अलग चीज है और क्षेत्रों में विकास करना भी है। तो न्याय के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, प्रशासन के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं। इसी के अलावा उसने बाइबल का 7 भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी करा है। स्वतंत्र व्यापार का वह समर्थक हुआ करता था, और बहुत सारे टैक्सेस को हटाने का काम किया। डायरेक्टरों के विरोध के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया, सोच तो रहा था कि टैक्स हटा दे। फ्रांसीसी भय बहुत ज्यादा हो रहा था, और बेलेजली ने भारतीय राज्यों को हड़पने का बहाना इससे मिल गया। हालांकि ये विवादग्रस्त है, लेकिन अपनी सारी व्यवस्थाओं के साथ, अपनी पूरी सोच के साथ उसने क्या करा, हस्तक्षेप को अपनाया और सहायक संधि के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। ऐसे समय में यूरोप की अगर बात करें तो उस समय मतलब सब पूरा यूरोप घबरा रहा था नेपोलियन के डर से, लेकिन बेलेजली ने यहाँ पे कोशिश तो करी, और कोशिश में सफल भी हुआ, इसलिए उसका बहुत नाम होता है। बाद में उसको त्याग पत्र देना पड़ता है, वो अलग चीज है, ठीक है। बाकी तो ये सारी चीजें अलग हैं कि इससे, इसके साथ ही सहायक संधि के साथ बेलेजली ने जो किया, वो अंग्रेजी साम्राज्य 3 गुना फैल गया। पहले जितना नहीं था वो 3 गुना उसके जाने के बाद अंग्रेजी साम्राज्य फैल गया। और फिर बाद में छुटपुट जो बचा है हड़प नीति से, अभी हड़पा जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। अभी मुझे लगता है सहायक संधि इतना पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।